मैंने गांव के लिए एक पक्की सड़क बनवाई थी जो सीधे नेशनल हाईवे से कनेक्ट होती थी। लेकिन अब जब मेरे पापा गांव वापस आते हैं तो उनसे 2000 युएन का टोल मांगा जाता है। मैंने विलेज सेक्रेटरी को कॉल किया, लेकिन उसने 5 लाख युएन का रोड मेंटेनेंस फी मांग लिया, वरना रूल्स फॉलो करो। जब सड़क बन रही थी तब सेक्रेटरी मुझे बोला था, तुम पूरे गांव के बेनिफैक्टर हो, और कहा था कि मेरे पापा को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब हालत यह है कि मेरे पापा को अपने ही गांव जाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। गुस्से में आकर मैंने सीधे डेमोलिशन टीम को कांटेक्ट किया और उन्हें बोला कि गांव के अंदर की पूरी 5 किलोमीटर की पक्की सड़क को तोड़कर फिर से कच्ची सड़क बना दो। मेरे पापा प्लास्टिक का रेनकोट पहनकर ट्रैक्टर चला रहे थे। पीछे ताज़ा कटी हुई धान से भरा हुआ था, लेकिन अब गाड़ी गांव के गेट पर रुक गई थी। सड़क के बीच में लोहे का फ्रेम लगा था जिस पर लाल बोर्ड लगा था, हाइट लिमिट 2.2 मीटर, वेट लिमिट 5 टन। लियू दाजुआंग रेनकोट पहनकर आयरन रॉड लेकर खड़ा था और मेरे पापा को तिरछी नज़र से देख रहा था। ओल्ड जो, बेकार में ट्राई मत करो, ये रोड अभी वेल्ड हुई है, तुम्हारी गाड़ी ओवरवेट है। पापा बोले, दाजुआंग, ये सड़क चेंजी ने अपने पैसों से बनवाई है, मेरी गाड़ी सिर्फ 3 टन के आसपास है, इससे सड़क को क्या नुकसान होगा? लियू दाजुआंग ने जमीन पर थूकते हुए कहा, जोचेंग का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। सड़क अब हमारे लियू फैमिली विलेज में है तो ये विलेज रोड है। और कौन कहता है 3 टन है? कम से कम 10 टन तो होगी। सड़क खराब कर दी, भरपाई करोगे? पापा तुरंत ट्रैक्टर से उतरकर पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोले, सच में सिर्फ 3 टन है दाजुआंग, थोड़ा एडजस्ट कर लो। लियू दाजुआंग हंसते हुए आयरन रॉड जमीन पर मारता है। रूल्स तो रूल्स हैं, जाना है तो 2000 युएन रोड डैमेज का देना पड़ेगा। पापा परेशान होकर बोले, 2000? इस पूरी फसल से इतना प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। पैसे नहीं हैं तो यहीं बारिश में खड़ा रहने दो। लियू दाजुआंग मुड़कर गार्ड रूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे पापा बारिश में भीगते हुए खिड़की पीटते रहे। दाजुआंग, दरवाज़ा खोल, पुराने पार्टी सेक्रेटरी ने कहा था, हम कभी भी सड़क से जा सकते हैं। अंदर से गुस्से में आवाज़ आई, जल्दी करो, यहाँ खड़े मत रहो, मेरी नींद खराब हो रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पापा पूरी तरह भीगे हुए कीचड़ में खड़े थे और बंद खिड़की से विनती कर रहे थे। मैं तुरंत दौड़कर उनके कंधे को पकड़ा। डैड, पापा बोले, चंगजी, तू आ गया। दाजुआंग जाने नहीं दे रहा, 2000 युएन मांग रहा है। मैंने गार्ड रूम की तरफ देखा और मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। ये सड़क मैंने 2 साल पहले 50 लाख युएन खर्च करके बनवाई थी। गांव ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। उस समय यही लियू दाजुआंग कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर मुझे सिगरेट देता था और गांव का बेनिफैक्टर बोलता था। और आज ये हालत है। धन के देवता के अपने ही पापा को बारिश में रोककर टोल मांगा जा रहा था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा और गार्ड रूम के दरवाजे पर जोर से लात मारी। लियू दाजुआंग, बाहर निकल। दरवाज़ा खुला और लियू दाजुआंग दांत भींचते हुए मुझे घूरने लगा, जैसे दर्द में हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, बड़ा बॉस वापस आ गया। वापस आ भी गए तो भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसने तुम्हें मेरी गाड़ी के पीछे ये हाइट रिस्ट्रिक्शन बैरियर लगाने की परमिशन दी? लियू दाजुआंग हंस पड़ा। ये विलेज कमेटी मीटिंग में डिसाइड हुआ था, विलेज एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बड़े व्हीकल्स को रोकने के लिए। मैंने कहा, मेरे पापा की गाड़ी ट्रैक्टर है, ये लार्ज व्हीकल के कैटेगरी में नहीं आता। वो तुरंत बोला, मैंने कह दिया है तो है। फिर वो पास आकर धुआं मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, जोचेंग, तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन इस गांव में सरनेम लियू है, झो नहीं। 2000 युएन तुम्हारे लिए तो बस खाने का खर्च है। पैसे दे दो और मैं बैरियर उठा दूंगा। मैंने उसे इग्नोर किया और फ़ोन निकाल लिया। मैंने विलेज सेक्रेटरी लियू फुकाई को कॉल किया। जब सड़क बन रही थी तब वही लियू फुचाई मेरा हाथ पकड़कर लगभग घुटनों पर बैठ गया था और मुझे एंसेस्टर कह रहा था। कॉल कनेक्ट हुआ। पीछे से महजोंग टाइल्स की आवाज़ आ रही थी। हेलो, कौन? उसकी आवाज़ में इरिटेशन था। मैंने कहा, अंकल, मैं जोचेंग बोल रहा हूँ, विलेज एंट्रेंस पर हूँ। कुछ सेकंड्स चुप्पी रही, फिर हंसने की आवाज़ आई। अरे नेफ्यू, क्या हुआ? पापा से मिलने आए हो? मैंने सीधा पूछा। अंकल लियू? लियू दाजुआंग ने मेरे पापा का ट्रैक्टर रोक रखा है और 2000 युएन फाइन मांग रहा है, आपको पता है? वो बोला। हाँ नेफ्यू,
मुझे पता है डजुआंग बस रूल्स फॉलो कर रहा है। मैंने गुस्से में कहा, रूल्स? ये सड़क मैंने बनवाई है और मेरे पापा को अपनी ही फसल ले जाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। वो बोला, ऐसा मत बोलो, सही है तुमने सड़क बनवाई, लेकिन बाद में तुमने इसे विलेज को डोनेट कर दिया था ना। अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, रूल्स सबने मिलकर बनाए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने फ़ोन को कसकर पकड़ा, उंगलियां सफ़ेद पड़ गई। यकीन नहीं हो रहा था कि अपने ही गांव के लोग इतने बेशर्म हो सकते हैं। मैंने कहा, अंकल लियो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मेरे पापा लगातार खांस रहे हैं, फसल खराब हो जाएगी। वो बोला, नेफ्यू, मेरी मजबूरी समझो, मुझे पूरे गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो बाकी लोग भी मांग करेंगे, फिर सड़क खराब हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, मतलब ये पैसे देने ही पड़ेंगे? ये रूल है और मैं इसे तोड़ने वाला पहला इंसान नहीं बन सकता। लियू फुकाई ये बोलकर फ़ोन काट देता है। मैं फ़ोन की बिजी टोन सुनता रह गया, बाहर तेज़ बारिश में खड़े ट्रैक्टर को देखता रहा। मेरे पापा फिर से खांसने लगे। उनकी कमर झुकी हुई थी, वो बहुत बूढ़े और बेबस लग रहे थे। बगल में लियू डजुआंग घमंड से हंस रहा था। सुना ना, पार्टी सेक्रेटरी ने भी बोल दिया, बॉस जो, पैसे दो। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, 2000 युआन, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने उसके मोटे चेहरे की तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। ठीक है लियू डजुआंग, हिम्मत है तुम में। मैंने पॉकेट से वॉलेट निकाला, 20 लाल नोट गिने और सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिए। लो पैसे, अब रास्ता खोलो। लियू डजुआंग जल्दी जल्दी पैसे उठाकर पॉकेट में डालने लगा। पहले ही दे देते तो इतना ड्रामा क्यों होता। वो धीरे धीरे गया, लॉक खोला और हाइट बैरियर थोड़ा ऊपर उठा दिया। मैंने पापा को गाड़ी में बैठाया। चंगजी, चलो घर चलते हैं, ये पैसे मैं तुम्हें वापस दूंगा। लियू दाजुआंग पीछे से सीटी मारकर बोला, बॉस जो, अगली बार पैसे लेकर आना। मैं गाड़ी में बैठा, फ़ोन निकाला, एक नंबर डायल किया। घर पहुंचकर मैंने पापा को अदरक का काढ़ा दिया और उन्हें सोते हुए देखा। माँ पास में बैठकर आंसू पोंछ रही थी। चिंगजी, चलो वापस शहर चलते हैं, यहां अब रहना पॉसिबल नहीं है। जब तुमने सड़क बनवाई थी, पूरा गांव तुम्हारी तारीफ करता था, और अब देखो लियू दाजुआंग अपना घर बढ़ा रहा है, ईंटों के ट्रक सड़क तोड़ रहे हैं, कोई रोकता भी नहीं। मैं दरवाजे पर बैठकर लगातार सिगरेट पी रहा था। बारिश पूरे दिन चलती रही। थोड़ी देर बाद आंगन का गेट खुला। कुछ पड़ोसी रेनकोट पहनकर अंदर आए। सबसे आगे विलेज की आंटी थी, वही सबसे भरोसेमंद इंसान। जब सड़क बन रही थी, वो रोज अपने खेत की सब्जियां ही लेकर आती थी। अरे चंगजी आ गया, उसने रेनकोट झाड़ते हुए थोड़े ताने मारने वाले अंदाज में कहा। सुना है आज विलेज एंट्रेंस पर तुम्हारा दाजुआंग से झगड़ा हुआ। मैंने उसे देखा। आंटी, कुछ काम था? वो होंठ सिकोड़ कर एक स्टूल पर बैठ गई। चिंगजी, अब तुम बड़े बॉस बन गए हो, इतना छोटा दिल क्यों? सड़क तुमने बनवाई, लेकिन अब वो सबकी है। तुम्हारे पापा की गाड़ी भारी है, अगर सड़क खराब हो गई तो बाकी लोग कैसे चलेंगे? सिर्फ 2000 युआन ही तो है, इतना इश्यू क्यों बना रहे हो? दाजुआंग को क्यों परेशान कर रहे हो? उसके बगल में खड़ा एक मिडिल एज्ड आदमी भी बीच में बोल पड़ा। सेकंड आंट, पिछले साल आपके घर पर कम से कम 10 टन के सीमेंट ट्रक्स आए थे ना? तब तो मैंने लियू डजुआंग को आपको रोकते नहीं देखा। यह सुनकर सेकंड आंट का चेहरा लाल हो गया। फिर वो जोर से बोली, वो कैसे सेम हो सकता है? हम घर रिपेयर कर रहे थे, वो ज़रूरी काम था, और वैसे भी डजुआंग मेरा भतीजा है, वो मुझे कैसे रोकेगा? मैंने सिगरेट ज़मीन पर बुझाई। तो मतलब ये सड़क अब लियू फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई? वो तुरंत बोली, क्या बोल रहे हो जोचेंग? इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। बाहर पैसा कमा लिया तो क्या हुआ, तुम्हारी जड़ें यहीं लियू विलेज में हैं। ये मत सोचो कि सड़क बनाकर तुम यहाँ के राजा बन गए हो, सब लोग देख रहे हैं। तभी लियू फुचाई हाथ पीछे करके अंदर आया, साफ कपड़े पहने हुए, चेहरे पर नकली सी मुस्कान। अरे सब लोग आ गए, मैं भी अपने नेफ्यू से बात करने ही वाला था। वो मेरे पास आया और बोला, चिंगजी, सबकी बातें थोड़ी कड़वी थीं, लेकिन गांव के भले के लिए थीं। हम तुम्हारे रोड बनाने के लिए थैंकफुल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव तुम्हारी बात माने।
मैंने सीधा पूछा, अंकल लियो, ये बताओ, हाइट बैरियर से जो फाइन लिया जाता है वो आखिर जाता कहाँ है? उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो विलेज कलेक्टिव इनकम है, फ्यूचर रोड मेंटेनेंस के लिए। मैंने कहा, क्या आपको लगता है मैं एम्बेजल करने की बात कर रहा हूं? मैं बस ये कह रहा हूं, जब मैंने ये सड़क बनवाई थी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि इसका यूज़ करने का राइट मेरा रहेगा। वो गुस्से में बोला, तू कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर हमारे रूल्स को चैलेंज करेगा? फिर हंसते हुए बोला, कॉन्ट्रैक्ट वो 2 साल पुरानी बात है। अब पॉलिसी ये है कि गांव की सड़कें विलेज की होती हैं और कलेक्टिव मैनेजमेंट में आती हैं। फिर उसने पॉकेट से एक पेपर निकाला और टेबल पर पटक दिया। ये विलेज रूल्स थे, जिन पर 2/3 विलेजेस के थंबप्रिंट लगे थे, जिसमें लिखा था कि रोड प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी व्हीकल्स को डिपॉजिट देना होगा। मैंने उस पेपर को देखा, पूरा लाल स्टैंप्स से भरा हुआ था। बगल से आंटी ताना मारते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास पैसा है? पैसे से रूल्स नहीं बदलते। फिर लियू फुचाई बोला, जो चेन, अगर सच में गांव का भला चाहते हो तो और 5 लाख युआन डोनेट करो रोड रिपेयर के लिए, फिर हम तुम्हारे पापा को कभी नहीं रोकेंगे। मैं खड़ा हुआ, उस पेपर को मसलकर कचरे में फेंक दिया। ठीक है, जब तुम्हें इस सड़क की इतनी ही चिंता है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। लियू फुचाई एक पल के लिए शॉक हो गया। क्या मतलब? मैंने उनके सामने ही अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, मैनेजर वांग, जोचंग बोल रहा हूं। जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी तैयार करने को कहा था, अब साइट पर भेज दो। हाँ, पूरे 5 किलोमीटर की विलेज वाली एसफॉल्ट रोड 1 इंच भी मत छोड़ना। सब हटाकर वापस डर्ट रोड बना दो। ये सुनते ही लियू फुचाई का चेहरा उतर गया। जोचेंग, तुम पागल हो गए हो क्या? पब्लिक रोड तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अंकल लियू, शायद आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। जब एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें एक क्लॉज था, अगर विलेज एक तरफा तरीके से इन्वेस्टर के यूसेज राइट्स रिस्ट्रिक्ट करेगा तो इन्वेस्टर को पूरा हक है कि वो एसेट को वापस ले या डिस्पोज करे। इस रोड पर लगा हर पैसा मेरी मेहनत का है। अगर तुम्हें लगता है ये सड़क इतनी नाजुक है कि मेरे पापा का ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता तो फिर रहने दो, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी आंटी चिल्लाने लगी, जो चेन, ये इल्लीगल है, हम पुलिस बुलाएंगे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बुलाओ, और पुलिस को यह भी दिखाना कि तुमने इल्लीगल हाइट बैरियर्स लगाए हैं और लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल रहे हो। देखेंगे किसे जेल होती है। तभी लियू डजुआंग अंदर आया, हाथ में वही 2000 युआन पकड़े हुए। अरे जो, किसे डरा रहा है? एक्सकेवेटर अंदर घुसने देगा कौन? मैंने गांव के एंट्रेंस पर आदमी खड़े कर रखे हैं, जो भी रोड को छुएगा उसके पैर तोड़ दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, अब मेरे अंदर जरा भी नरमी नहीं बची थी। लियू डजुआंग, जाकर गार्ड कर ले। उस आयरन बैरियर का भी ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी देर में वहां गड्ढा भी नहीं बचेगा। शोर सुनकर मेरे पापा बाहर आ गए और कपड़े पकड़कर बोले, ये क्या हो रहा है? इतना हंगामा मत करो। मैंने उन्हें सहारा देकर धीरे से कहा, डैड, हमें इस रोड की जरूरत नहीं है। इन्हें कीचड़ वाली रोड चाहिए तो वही सही। लियू फुकाई गुस्से में बोला, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मैं टाउन गवर्नमेंट में रिपोर्ट करूंगा। मैंने शांत होकर कहा, कर दो रिपोर्ट। फिर मैंने तुरंत मैनेजर वांग को कहा, कल का इंतजार मत करो, अभी से काम शुरू करो। पहले ईस्ट साइड का हाइट बैरियर हटाओ। अब जब उन्हें समझ आया कि मैं सीरियस हूं, लियू फुकाई का टोन बदल गया। चंगजी, नेफ्यू, बात करके सॉल्व करते हैं। दाजुआंग का बस थोड़ा गुस्सा है, हम पैसे वापस कर देंगे। उसने आंख से इशारा किया। लियू दाजुआंग ने मन मारकर 2000 युआन टेबल पर पटका। मैंने पैसे उठाए और कहा, इसे रख लो, अपने विलेज कमेटी के लिए बीपी की दवा खरीद लेना, या फिर अच्छे रबर बूट्स ले लेना, क्योंकि अब कीचड़ वाली रोड पर चलना आसान नहीं होगा। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, पापा को वापस घर के अंदर ले गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। बाहर से लियू फुकाई की हिस्टेरिकल चिल्लाने की आवाज़ें और मेरी सेकंड आंट की तीखी रोने की आवाज़ आ रही थी। बेवफा, जोचंग जैसा एहसान फरामोश हमें बर्बाद करना चाहता है। बाहर आ, तू जानवर, हिम्मत है तो सामने आ। अमीर लोग हमें गरीबों को मारना चाहते हैं। एक एक करके पूरे गांव में लाइट्स जलने लगी।
इस सड़क को बनाने के लिए मैंने 3 महीने तक अप्रूवल्स के लिए भाग दौड़ की थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर धूप में जल गया था। मुझे लगा था मैं तरक्की की सड़क बना रहा हूं, लेकिन ये तो कुछ एहसान फरामोश लोगों की लालच पूरी करने वाली सड़क बन गई। अगर ऐसा ही है तो फिर इसे खत्म ही कर देते हैं। तभी गांव के एंट्रेंस से जोरदार धमाका हुआ। एक्सकवेटर्स हाइट रिस्ट्रिक्शन बैरियर तोड़ रहे थे। अगली सुबह जल्दी लियू फुकाई दर्जनों विलेजर्स के साथ फावड़े और कुदाल लेकर गांव के एंट्रेंस को पूरी तरह घेर चुका था। 3 एक्सकवेटर्स लाइन में खड़े थे, जो भी छेड़ता उसे रोकने के लिए तैयार। लियू डजुआंग हाथ में पेट्रोल की बोतल लिए सबसे आगे खड़ा था, चेहरे पर धमकी भरी नजर। जोचेंग, आज अगर तूने इस सड़क को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुझसे जान से लड़ जाऊंगा। तभी मैनेजर वांग दौड़ता हुआ आया, थोड़ा परेशान। प्रेसिडेंट जो, सामने बहुत लोग हैं, जबरदस्ती शुरू किया तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और लियू फुकाई की तरफ देखा। अंकल लियू, पूरी फौज ले आए हो। लियू फुकाई का चेहरा सख्त हो गया, आवाज भारी। जोचेंग, ये आखिरी मौका है, मशीनें हटा दे, बैठकर बात करते हैं। किस बात की? अगली बार मेरे पापा को सड़क पार करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? लियू फुकाई गुस्से से लाल हो गया। मैंने कहा ना, वो पैसे वापस कर देंगे। मुझे वो 2000 नहीं चाहिए, मुझे सड़क चाहिए और इंसाफ चाहिए। तभी भीड़ में से आंटी चिल्लाई, इंसाफ? सड़क तोड़ दोगे तो हम कैसे चलेंगे? बच्चों का स्कूल कैसे होगा? विलेजर्स गुस्से में आ गए, हर तरफ से चिल्लाने की आवाज आने लगी। पैसे हैं तो क्या कुछ भी करोगे? बनाकर तोड़ दोगे? ये मजाक है क्या? ये सड़क अब सरकारी है, इसे तोड़ना जुर्म है। हाँ, सही कहा, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। उनके चेहरों को देखते हुए मैंने बैग से फोटोकॉपीज का एक ढेर निकाला और हवा में उछाल दिया। सब लोग ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट और लैंड यूज कॉम्पेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है, ये 5 किलोमीटर का रोड बेड लीज पर है और रोड सरफेस की ओनरशिप इन्वेस्टर यानी मेरी है। 20 साल का टर्म है और इस दौरान मुझे पूरा हक है कि मैं रोड सरफेस पर मेंटेनेंस, रिनोवेशन या रिमूवल जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। लियू फुकाई ने झट से एक पेपर छीन लिया। एक नजर डालते ही उसके चेहरे पर नफरत आ गई। ये इम्पॉसिबल है। जब हमने साइन किया था तब ये क्लोज नहीं था। तुम तो उस समय 50,000 यूएन कोऑर्डिनेशन फी लेने में इतने बिजी थे कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं और सीधे साइन कर दिया। लियू फुकाई के हाथ कांपने लगे क्योंकि वो पैसा उसने हड़प लिया था। मैंने उसे इग्नोर किया और एक्सकेवेटर ऑपरेटर की तरफ मुड़कर कहा, काम शुरू करो, हर 100 मीटर पर एक गड्ढा खोदो। लियू दाजुआंग जोर से चिल्लाया, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। उसने पेट्रोल की बोतल उठाकर एक्सकेवेटर पर मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ खड़े सूट पहने बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और 3 सेकंड में ही उसे कीचड़ में दबा दिया। पेट्रोल की बोतल भी छीन ली। मुझे छोड़ो जोचेंग, कमीने। मार देगा क्या? लियू डजुआंग जमीन पर तड़पता रहा। मैं उसके पास गया। तुझे मारूं? तू उस लायक भी नहीं है, लेकिन आज तुझे दिखाऊंगा कि इस सड़क के बिना तू अपना सैंड और ग्रेवल का बिजनेस कैसे चलाएगा। एक्सकेवेटर जोर से उठा और सीधा स्मूथ एसफॉल्ट पर गिरा। धड़ाम। मोटा एसफॉल्ट टूटकर पलट गया और नीचे का सफेद ग्रेवल रोड बेड दिखने लगा। अरे जो चनक, बंद कर। आंटी एर सड़क के बीच में गिरकर रोने लगी। हाय, तू हमारे गांव की जिंदगी खत्म कर देगा। भगवान देखो ये क्या कर रहा है। मैंने शांत होकर कहा, आंटी, जब यह सड़क बन रही थी तब तुम्हारे घर ने 3 वर्ग मीटर जमीन के लिए मुझसे 50,000 युआन जबरदस्ती लिए थे। अब मैं सड़क तोड़ रहा हूं और तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दे रहा हूं। खुश होना चाहिए ना। आंटी ईआर की रोना अचानक रुक गया। उसका चेहरा शर्म से जम गया और आसपास के विलेजर्स आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। जब यह सड़क बन रही थी, लगभग हर घर किसी न किसी बहाने से पैसे मांगने आ गया था। किसी ने कहा उनकी सब्जी वाली जमीन खराब हो गई, किसी ने कहा उनका फेंक शुई बिगड़ गया। सबको शांत रखने के लिए मैंने कुल मिलाकर करीब 1 मिलियन युएन खर्च कर दिए। सुनो सब लोग। लियू फुकाई जिद पर अड़ गया और इमोशनल कार्ड खेलने लगा। वो विलेजर्स से चिल्लाकर बोला, झो चिंग हमें फिर से पहाड़ों की गरीबी में धकेलना चाहता है। हमारे लियू फैमिली विलेज को यह सड़क कितनी मुश्किल से मिली है। अब टाउन तक सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अगर ये सड़क चली गई तो हम अपना फल कैसे बेचेंगे? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? फिर वो मेरी तरफ मुड़ा, आंखों में आंसू। चेंगजी, चाहे कुछ भी हो,
ये तुम्हारे पापा के लिए है। मैं डजुआंग से सबके सामने माफ़ी मंगवा दूंगा, ठीक है? इस बीच लिऊ दाजोंग को मेरे बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। फिर भी वो चिल्ला रहा था, माफ़ी? तेरी ऐसी की तैसी, हिम्मत है तो इसे रुकवा के दिखा, नहीं तो सब डरपोक हैं। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, ठीक है, इतनी हिम्मत है तो उसकी विश पूरी करते हैं। मैंने हाथ हिलाया और सारे एक्सकेवेटर्स गरजने लगे। एसफल्ट रोड को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। विलेजर्स सामने खड़े देखते रहे। सड़क के टुकड़े उड़ते देख उनके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। कुछ लोग धीरे धीरे बोलने लगे, चलो वो हाइट बैरियर हटा देते हैं। अब क्या फ़ायदा? झोचंग सच में सीरियस है? ये सब लिऊ दाजोंग की वजह से हुआ। उसी ने 2000 युआन के लिए जिद की। यह सुनकर लिऊ दाजोंग की आंखें लाल हो गईं। चुप रहो सब। डरने की क्या बात है? ये तोड़ देगा तो सरकार फिर से बना देगी, दुनिया थोड़ी उलट जाएगी। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कुछ समझ ही नहीं रहा। डजोंग, शायद तुझे पता नहीं, ये सड़क प्राइवेट डोनेशन थी, गवर्नमेंट प्लान का हिस्सा नहीं। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसे दोबारा बनाने की। कम से कम 10 साल तक यहां पक्की सड़क नहीं बनेगी। ये सुनते ही लिऊ दाजोंग चुप हो गया और लिऊ फुचाई सीधे जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया था मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सड़क जो उसने गिड़गिड़ा कर बनवाई थी, जो मैंने अपने पैसों से बनाई थी, अब उसी के सामने खत्म हो रही थी। एक्सकेवेटर तेजी से काम करते रहे और आधे दिन में ही गांव के एंट्रेंस का 1 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। हर तरफ टूटे एसफल्ट के टुकड़े और गहरे गड्ढे। तभी मेरे पापा बाहर आए। टूटी सड़क को देखा और गहरी सांस लेकर बोले, बस करो। मैंने धीरे से कहा, अभी नहीं पापा। उन्होंने कहा था यह सड़क पब्लिक की है। अब मैं रोड सरफेस हटा रहा हूं और जमीन वापस पब्लिक को दे रहा हूं। इसे कहते हैं चीज को उसके असली मालिक को लौटाना। तभी भीड़ में से आवाज आई, चेंगजी, क्या तू हमें भूखा मारना चाहता है? तुम लोग भूखे मरोगे या नहीं, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। रास्ता मैंने दिया था और मैं ही उसे वापस ले सकता हूं। सड़क टूटे 3 दिन हो गए थे। बारिश रुक चुकी थी और तेज धूप पड़ रही थी। ल्यूजिया विलेज में ज्यादातर येलो पीचेस होते हैं और अब उनका सीजन था बेचने का। पहले एसफॉल्ट रोड था तो बड़े बड़े ट्रक सीधे बगीचे तक आ जाते थे, लेकिन अब वो 1 किलोमीटर का टूटा हुआ रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भरा पड़ा था। घुटनों तक कीचड़, ऊपर से पत्थर और मलबा। छोटे फार्म व्हीकल्स भी फंस जाते थे और बड़े ट्रक्स तो पास आने की हिम्मत भी नहीं करते थे। मैं अपने आंगन में बैठा था, देख रहा था कैसे गांव के किसान हाथ गाड़ी में आड़ू भरकर बाहर ले जा रहे हैं। मेरी सेकंड आंट पसीने से तर अपनी गाड़ी धक्का दे रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे घर के पास आई उसके पहिए कीचड़ में फंस गए। गाड़ी एक तरफ मुड़ गई और पूरा टोकरा लाल लाल आड़ुओं का जमीन पर गिर गया। कीचड़ में लुढ़कते ही सब खराब हो गए। मेरी आंट जमीन पर बैठ गई, जांघ पर हाथ मारते हुए रोने लगी। अब ऐसे कैसे झेंगे? सड़क इतनी अच्छी थी और इसे ऐसे बर्बाद कर दिया। मां को उस पर दया आ गई। वो बाहर मदद करने जाना चाहती थी, लेकिन मैंने रोक लिया। मां, जब पापा की गाड़ी रोकी गई थी तब यही सेकंड आंट उनका साथ दे रही थी। मां ने आह भरी और वापस बैठ गई। तभी लिऊ फुकाई फिर से आया, इस बार 2 बोतल अच्छी शराब लेकर, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। चंगजी, घर पर हो? मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, आंख तक नहीं उठाई। अंकल लिऊ, ये शराब मैं नहीं पी सकता, कहीं फिर रोड डैमेज भी ना लग जाए। लिऊ पुचाई ने ऑकवर्ड होकर बोतल मेज पर रख दी, हाथ रगड़ते हुए बोला, अरे अभी भी नाराज हो क्या? डजोंग को घर में बंद कर दिया है और वो हाइट बैरियर भी स्क्रैप में बेच दिया। चंगजी, अंकल तुमसे बात करना चाहता है। देखो, आड़ू पक गए हैं, लेकिन बायर्स अंदर नहीं आ पा रहे, सब परेशान हैं। क्या तुम थोड़ा सा रास्ता ठीक करवा सकते हो? बस थोड़ा ग्रेवल डाल दो तो भी चलेगा। मैंने शांत होकर कहा, सड़क बनवाना, उसमें पैसे लगते हैं अंकल लिऊ। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, सब डिमोलिशन टीम में लग गए। लिऊ फुकाई ने जल्दी से कहा, गांव 5000 युआन देगा, बस तुम हेल्प कर दो। मैं हंस पड़ा। 5000 युआन? अंकल लिऊ, मुझे भिखारी समझ रहे हो क्या? मैंने 5 मिलियन युआन खर्च करके ये सड़क बनाई थी, मतलब लगभग 1000 युआन प्रति मीटर। अगर 1 किलोमीटर भी ठीक करना है तो कम से कम 1 लाख युआन लगेंगे। ये 5000 तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कवर नहीं करेगा।
जोऊ चेन, क्या तुम सच में खड़े होकर मेरे पापा को मरते हुए देखोगे? इस गांव में तुम्हारे ही बड़े बुजुर्ग रहते हैं। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वही बुजुर्ग मेरे पापा को तेज बारिश में बाहर खड़ा रखते हैं। वही बुजुर्ग सिर्फ 2000 युआन के लिए अनाज सड़ने देते हैं। अंकल लियू, मैं आपके लियू फैमिली विलेज के ऐसे एल्डर्स के लायक नहीं हूं। इन्हें बाहर छोड़ दो। बॉडीगार्ड आगे आया और उसे जाने का इशारा किया। लियू फुकाई शराब उठाकर चुपचाप चला गया। गांव की सड़क पर हर तरफ लोग थे, हाथ गाड़ियां धकेलते हुए। चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। अब लियू दाजोंग भी चुप नहीं बैठ सका। उसका सैंड और ग्रेवल का बिजनेस बंद हो चुका था। बिना पक्की सड़क के उसके भारी ट्रक्स निकल ही नहीं पा रहे थे। पहले वो रोज हजारों कमाता था, अब रोज घाटा हो रहा था। वो कुछ गुंडों के साथ मेरे दरवाजे पर आया, गुस्से में, जो चिनक, बाहर निकल। उसने आयरन गेट पर लात मारी। आंगन में धूल उड़ गई। मैं आराम से बाहर आया। पीछे 6 मजबूत बॉडीगार्ड्स खड़े थे। लियू डजुआंग का एटीट्यूड तुरंत ढीला पड़ गया। तू तू आखिर चाहता क्या है? सड़क तोड़ दी, गुस्सा भी निकाल लिया। अब कितना पैसा चाहिए उसे फिर से बनाने के लिए? मैंने कान खुजाते हुए कहा। किसने कहा मैं इसे दोबारा बनाऊंगा? मैं तो रोड मटेरियल पड़ोस के वांगजिया विलेज को बेच चुका हूं। उन्होंने अच्छा दाम दिया, अब वापस नहीं मिल सकता। वो लोग अब भी खुशी खुशी उससे सड़क बना रहे हैं, यहां तो बस नाम के लिए बची थी। मैंने सोचा पैसे ही कमा लूं। लियू डजुआंग की आंखें फटी रह गईं। बेच दिया? ये हमारे गांव की जमीन है। हिम्मत कैसे हुई? जमीन तुम्हारी है लेकिन सड़क मेरी थी। मैंने अपनी चीज उठाई और किसी और को बेच दी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं उसके करीब झुककर धीरे से बोला। डजुआंग, सुना है तुम्हारी फैक्ट्री पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पेनल्टी लगी है। रोज अच्छा खासा नुकसान हो रहा होगा ना? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दूर हट, तुझे क्या मतलब? मैंने हंसते हुए कहा। चिली कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरा दोस्त चलाता है। आराम से पैसे दे देना, मैं बात कर दूंगा। यह सुनकर वो पागल हो गया। मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन बॉडीगार्ड ने तुरंत उसके हाथ पीछे मोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी सेकंड आंट और कुछ औरतें दौड़ती हुई आईं। इस बार उनके हाथ में सड़े अंडे और सड़ी सब्जियां थीं। दाजोंग को छोड़ो। जोऊ चेंग, तू निर्दयी है। तूने सबकी फसल बर्बाद कर दी। तेरा बुरा हाल होगा। तभी एक सड़ा हुआ अंडा दरवाजे पर आकर फूटा। चिपचिपा तरल नीचे बहने लगा। मेरे माता पिता इतने डर गए थे कि घर के अंदर ही छिप गए। बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। इस पागल भीड़ जैसे विलेजर्स को देखकर मेरे अंदर अपने गांव के लिए जो आखिरी लगाव था, वो भी पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने बॉडीगार्ड से मेगाफोन मंगवाया। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं अब ये सड़क नहीं बनाऊंगा। सिर्फ सड़क ही नहीं, मैं गांव से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स भी वापस ले रहा हूं। अगले महीने जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने वाला था, वो भी कैंसिल, और जो 200 MU जमीन ट्रांसफर हुई थी, वो भी खत्म। ये सुनते ही भीड़ एकदम शांत हो गई। वो प्रोसेसिंग प्लांट गांव की आखिरी उम्मीद था, जिससे सैकड़ों लोगों को जॉब मिलने वाली थी। जोऊ चेन, ऐसा मत करो, कोई धीरे से बोला। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्यों नहीं कर सकता? जब तुम्हें लगता है कि मैं सड़क बनाकर दबंग बन रहा हूं, तो ये ताज मैं तुम्हें वापस दे देता हूं। आज से मैं जोऊ चेन लियू फैमिली विलेज से सारे रिश्ते खत्म करता हूं। इसके बाद मैंने विथड्रॉवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला पेपर निकाला, सबके सामने फाड़ दिया और उसके टुकड़े लियू दाजुआंग के सिर पर फेंक दिए। दाजुआंग, तुझे पैसे लेना बहुत पसंद है ना? अब इस कीचड़ वाली सड़क को आराम से साफ करना। मैं मुड़ा और घर के अंदर चला गया। भारी आयरन डोर बंद कर दिया। बाहर विलेजर्स आपस में झगड़ने लगे। तेरे पास 2000 युएन है, फैक्ट्री का नुकसान कैसे भरेगा? सेकंड आंट, अब जिद मत कर। तू ही तो कह रही थी जोऊ चेंग एहसान फरामोश है। किसने कहा? लियू फुकाई ने भड़काया था। पूरा गांव कुत्तों की लड़ाई जैसा हो गया, हर तरफ केओस। ल्यूजिया विलेज पूरी तरह बिखर गया। येलो पीचेस जमीन पर सड़ रहे थे, कोई उठाने वाला नहीं। लियू दाजुआंग की सैंड और ग्रेवल फैक्ट्री बंद हो गई। कर्ज देने वाले उसके एक्सकावेटर तक उठा ले गए। लेकिन सबसे बुरी हालत लियू फुकाई की थी। जब टाउन के लीडर्स इंस्पेक्शन के लिए आए और 5 किलोमीटर की कीचड़ भरी सड़क देखी, तो गुस्से से उनका दिमाग खराब हो गया।
लियू फुकाए, यही है तुम्हारा गांव को आगे बढ़ाने का तरीका? सड़क कहाँ है? लियू फुकाए कीचड़ में खड़ा कांप रहा था। वो दो झूठ चैनक ने क्या झूठ चैनक? उसने अपने पैसे से सड़क बनाई और तुमने उसे ऐसे प्रोटेक्ट किया? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अब देखो कितने लोग परेशान हैं, इसका हिसाब दे सकते हो? फिर लीडर ने सख्ती से पूछा। सुना है तुमने, इलीगल हाइट बैरियर्स लगाए और फाइन वसूला, सच है? लियू फुकाई के पैर कांपने लगे। नहीं, वो तो सड़क बचाने के लिए। सड़क ही नहीं बची, अब हवा को बचाओ। लीडर गुस्से में चला गया और जाते जाते बोल गया, इस साल ल्यूजिया विलेज की सारी सब्सिडीज कैंसिल। सड़क ठीक होने के बाद ही बात करेंगे। इससे गांव वाले पूरी तरह भड़क गए। ना कोई सब्सिडी, ना कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सड़क फिर से कट गई। अब वो कैसे जिएंगे? उसी रात दर्जनों गांव वाले लियू फुकाई के घर में घुस गए, सारी खिड़कियां तोड़ डाली। लियू फुकाई, हमारी सड़क वापस करो। बूढ़े कमीने, तुमने जो चेंग के पैसे खा लिए और हमें भुगतना पड़ रहा है। बाहर आओ, बाहर आकर समझाओ। हमारी सड़क वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। लियू फुकाई डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गया। बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। उधर मैं अपने मम्मी पापा के साथ पास के वांगजिया गांव की हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। गांव के सरपंच ओल्ड वांग बहुत खुश थे। चेंगजी, तुम्हारी दी हुई एसफॉल्ट की वजह से हमारी सड़क तो अब शानदार लग रही है। मैंने खिड़की से बाहर उस स्मूथ सड़क को देखा और मुस्कुरा दिया। अंकल वांग, बस काम रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, तब जो चेंग कभी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल, जो भी तुम्हारे पापा की गाड़ी रोकेगा मैं सबसे पहले उससे लड़ जाऊंगा, ओल्ड वांग ने सीना ठोककर कहा। पापा खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ी उदासी थी, लेकिन उसे ज्यादा सुकून था। चेंगजी, क्या हम वापस जा रहे हैं? मैंने सिर हिला दिया। पापा, वो जगह अब लायक नहीं है। मैंने शहर में घर खरीद लिया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। वहां सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और सबसे जरूरी, वहां वो लालची और बेवकूफ लोग नहीं हैं। लियू फैमिली विलेज छोड़ने से एक दिन पहले मैं अपने पुराने घर से सामान लेने वापस गया। गांव में घुसने से पहले ही मैंने देखा, गेट पर एक लाइन में लोग घुटनों पर बैठे थे। सबसे आगे लियू फुकाई था, उसके पीछे लियू दाजुआंग, सेकंड आंटी और बाकी गांव वाले। सब कीचड़ में लथपथ थे, हालत बहुत खराब थी। चेंगजी, तुम आ गए। लियू फुकाई रेंगते हुए मेरे पास आया और मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। उसका चेहरा सूझा हुआ था, जैसे गांव वालों ने उसे बुरी तरह पीटा हो। चेंगजी, गलती मेरी थी, पूरे गांव को पता है। उसने कांपते हाथों से एक लाल प्लास्टिक बैग निकाला और मुझे दिया। ये 2000 युआन और ये 50,000 युआन जो गांव वालों ने मिलकर दिए। प्लीज सड़क ठीक करवा दो। मैंने उन मुड़े तुड़े नोटों को देखा और बस आयरनी महसूस हुई। अंकल लियू, मैंने पहले ही कहा था। मैंने वो सड़क का मटेरियल वांगजिया गांव को बेच दिया है। अब उसे दोबारा बनाने के लिए नया मटेरियल खरीदना पड़ेगा, नई कंस्ट्रक्शन टीम लगानी पड़ेगी। कम से कम 6 मिलियन का खर्च आएगा। भाई जो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मैं सब दे दूंगा, बस मुझे नज़रअंदाज मत करो। मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। प्लीज मुझे जीने का एक रास्ता दे दो। उस दिन भी इतनी तेज बारिश हो रही थी, और जब मेरे पापा तुमसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे थे, क्या तुमने उन्हें जाने का कोई रास्ता दिया था? लियू दाजुआंग वहीं जम गया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया, चेहरे पर पूरी तरह निराशा थी। उसकी सेकंड आंटी जोर जोर से रोने लगी। चेंगजी, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है, तुम इतने दिल के पत्थर नहीं हो सकते। मैंने सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। ये चेहरे जाने पहचाने भी थे और अजनबी भी। जब मैं सड़क बना रहा था, तुम लोगों ने मुझसे पैसे मांगे। जब मैंने फैक्ट्री शुरू की, तब तुमने मुझसे पोस्ट और फायदे मांगे। जब मेरे पापा अनाज ढो रहे थे, तब तुम लोग उनकी जान लेने पर तुले थे, और आज मुझे दिल का कठोर बोल रहे हो। मैं कार में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। मैं ये सड़क अब नहीं बनाऊंगा। अगर सच में बनवानी है तो तुम लोग खुद पैसे मिलाकर बनवाओ। हर किसी से कुछ 10-20 हजार लगेंगे, काम हो जाएगा। गाड़ी के पहिए घूमे और कीचड़ का पानी उछलकर उन सबके चेहरों पर गिरा।
रियर व्यू मिरर में ल्यूजिया गांव का गेट धीरे धीरे दूर होता गया। टूटा हुआ हाइट बैरियर कीचड़ में खड़ा था। 1 साल बाद मैं अपने मम्मी पापा को लेकर अपने गांव वापस गया, पितरों की पूजा करने के लिए। गाड़ी वांगजिया गांव में ही रुक गई, क्योंकि आगे का रास्ता अब चलने लायक नहीं था। ल्यूजिया गांव लगभग खाली हो चुका था। ज्यादातर जवान लोग बाहर काम करने चले गए थे। सिर्फ बूढ़े और बच्चे रह गए थे। वो 5 किलोमीटर की मिट्टी वाली सड़क सालों की बारिश से कटकर गहरे गहरे गड्ढों में बदल गई थी, जिनसे पार होना मुश्किल था। रास्ते के किनारे घास कमर तक उग आई थी। उसी कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी सेकंड आंटी को देखा। वो पीठ पर लकड़ियों की टोकरी उठाए मुश्किल से चल रही थी। उनकी कमर और ज्यादा झुक गई थी। चेहरे पर जिंदगी की थकान साफ दिख रही थी। मुझे देखकर वो एक पल के लिए रुकी। आंखों में अजीब सा एहसास आया। फिर बिना कुछ बोले सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। लियू फुकाई अब गांव का सरपंच नहीं रहा। अब वो हर दिन गांव के एंट्रेंस पर पुराने पेड़ के नीचे बैठा रहता है। वो खंडहरों को खाली नजरों से देखता रहता है। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर तुरंत बुझ गई। लियू दाजुआंग के बारे में सुना कि वो बाहर मजदूरी कर रहा है। उसके खराब स्वभाव की वजह से झगड़े में फंसकर जेल भी गया। उधर पास का वांगजिया गांव, जिसने मेरी इन्वेस्टमेंट ली थी, अब पूरे जिले का स्टार गांव बन गया है। वहां की प्रोसेसिंग फैक्ट्री खूब चल रही है। हर घर में छोटा सा विला बन गया है। रात को जब सब शांत होता है तो ल्यूजिया गांव के लोग पास वाले गांव से मशीनों की आवाज सुन सकते हैं। पूजा के बाद मैं अपने पापा को सहारा देकर वापस ले जा रहा था। मेरे पापा ने पीछे मुड़कर टूटे फूटे घरों को देखा और गहरी सांस ली। और पापा ने धीरे से पूछा, चेंगजी, क्या तुम्हें पछतावा है? किस बात का पछतावा? मैंने हल्की आवाज में जवाब दिया, सड़क बनाने का या उसे तोड़ देने का। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर मेरे हाथ पर हल्के से थपकी दी। नहीं, कोई पछतावा नहीं। सड़क पैरों के नीचे नहीं, दिल में होती है। मैं जब गांव लौटा था तब दिल में बहुत जोश था, और अब जब जा रहा हूं तो अंदर एक खालीपन सा है। इस जिंदगी में सच समझने के लिए कुछ फीस तो देनी ही पड़ती है। 5 मिलियन युआन खर्च करके मैंने इस गांव का असली चेहरा देख लिया, और ये डील मेरे लिए फायदेमंद ही रही। गाड़ी स्टार्ट हुई और वांगजिया गांव की चौड़ी स्मूथ एसफॉल्ट रोड पर दौड़ने लगी। धूप उस सड़क पर सुनहरी चमक रही थी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से शहर की तरफ बढ़ गई। अब से मैं अपनी सड़क सिर्फ उन्हीं के लिए बनाऊंगा जो उसके लायक हैं।